हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 4। क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसके आपको 3 पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं और आज आप जो पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 4। ठीक है ना। पार्ट 4 के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, तो देखते हैं आइए आप पार्ट 4 में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट 3 तक आपने जो पढ़ा वो ये था कि आयनिक बॉन्ड और सेकेंड पार्ट में पढ़ा और कोवैलेंट बॉन्ड आपने थर्ड पार्ट में पढ़ा है ना। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। ठीक है ना। तो मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाया था। ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड में एक क्वेश्चन बनता है कोवैलेंट बॉन्ड के अंतर्गत, जिसे हम देख सकते हैं कि तो आज का जो पार्ट है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजी बंध के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो बहुत छोटी सी डिफाइन किया था। आपके लिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लेके आए हैं, वो ये है, इस प्रकार के बंध बनने में, इस प्रकार के बंध बनने में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे परमाणु द्वारा दिया जाता है, जो अपना अष्टक अन्य संयोजन से पूरा क्या कह रहे हैं, इस प्रकार के बंध बनने में इस प्रकार के बंध बनने में साझे का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस प्रकार के बंध बनने में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म यानी जोड़ा, पेयर ऐसे परमाणु द्वारा दिया जाता है जो अपना अष्टक अन्य संयोजन से पूरा करता है। यानी अपना अष्टक किसी और से साथ में पूरा कर लेता है और किसी और को एक इलेक्ट्रॉन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा जोड़ा दे देता है। ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि उपसह संयोजी बंध कहलाता है, उपसह संयोजी बंध कहलाता है। ठीक है ना। ये बंध ठीक ऐसे समझ लीजिए कि चालाक व्यक्तियों से डिपेंड करता है कि जैसे मान लो ये मिस्टर एस है, ठीक है ना, इन्होंने अपना अष्टक ठीक है, इन्होंने अपने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरे कर लिए हैं, अपना अष्टक पूरा कर लिया है, अपना बिजनेस चला रहे हैं, कोई बात नहीं है। और आप धोखे से इनके पास पैसे मांगने पहुंच जाते हैं। ये रहे आप, ठीक है ना, ये रहे आप इनके पास अगर पैसे मांगने चले जाते हैं, ठीक है ना, तो ये पता क्या कहेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है भैया, मैं कहीं और से आपको ला के देता हूँ। तो इन्होंने क्या किया दिया, इसको दे दिया, इनका अष्टक तो पूरा हो गया कि नहीं।
लेकिन इनसे लिया नहीं, इनसे कोई साझेदारी नहीं की है, वो इनसे ब्याज ले लेंगे, पैसे ले लेंगे, है ना, क्योंकि कहेंगे भाई मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहीं और से ला के दे रहा हूँ, वो कह रहा है मेरे से साझा कर, लेकिन इन्होंने साझा खुद का यहाँ कर लिया, इससे नहीं किया। ये चालाक लोगों की बात होती है, ठीक है ना। इसे कहते हैं उपसय संयोजी बंध कहलाता है। इसे ये चिन्ह बनाएंगे तीर का, से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इसी से प्रदर्शित किया जाता है। तो आ गया होगा समझ में कि इस प्रकार के बंध बनने में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे परमाणु द्वारा दिया जाता है जो अपना अष्टक अन्य संयोजन से पूरा करता है। इस प्रकार का के बंध बनने में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे परमाणु द्वारा दिया जाता है जो अपना अष्टक अन्य संयोजन से पूरा करता है, उपसय संयोजी बंध कहलाता है। इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। आइए तो हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है SO2, क्या बनेगा OSO, ठीक है। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने दोनों ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए। सल्फर की बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। दोनों ऑक्सीजन को अपने 8 अष्टक पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है ना। अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो भैया इन्होंने अपना अष्टक पूरा कर लिया और 2-2 इलेक्ट्रॉन भी ले गए। अब सल्फर के पास तो ऑलरेडी 6 थे ना, अगर वो दोनों से 2-2 लेता है तो ज़्यादा हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, जबकि स्थायी विन्यास के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, सल्फर की किसी एक से 2 ले लेगा और दूसरे से नहीं लेगा। इसने अपने 2 हिस्से ले लिए और इसको सिर्फ दे दिया उधार में, ठीक है ना। तो जो बॉन्ड बना वो ये है O डबल बॉन्ड S। यहाँ पर आप देखेंगे 2-2 की साझेदारी हो रही और इसको सिर्फ दे रहा है, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारा बना उपसय संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। O3 ले लिया भैया, O3 ले लिया, ठीक है ना। O3 की बात करें तो क्या होगा, ओजोन होता है नॉर्मल नेम। तीनों परमाणु ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ये ले लेगा 8 हो जाएंगे, 2 ये ले लेगा 8 हो जाएंगे, ये किसी एक से ही 2 लेगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। क्या होगा, O डबल बॉन्ड O और इसको सिर्फ दे रहा है तो 3 बन जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जांपल नंबर 3 पर चलते हैं। क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से आपकी समझ में भी आ गया होगा, है ना। क्लियर है ना कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो ये आपको भी समझ में आ गया होगा। HNO3, तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, HNO3। तो नाइट्रोजन परमाणु को यहां पर रखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भैया, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तीनों ऑक्सीजन पर हम 6-6 इलेक्ट्रॉन चढ़ा देते हैं, ठीक है। और देन हाँ चलिए, HNO3 लिया था तो तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा जगह कम हो गई। HNO3 एक हाइड्रोजन परमाणु है जिसको हमने यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन के 2 करवाते हैं, ये हो गया 2, है ना। सबसे पहले हाइड्रोजन के 2 करवाते हैं और इस ऑक्सीजन को 2 दे दीजिए, 8 हो जाएंगे। इसको भी 2 दें, 8 हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अब इसके पास 6 थे, एक इसको दे दिया तो इसका एक ले लेगा 7 और एक नाइट्रोजन का ले लेगा 8। अब नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 हैं ऑलरेडी। कितने हैं भैया, 5 हैं ऑलरेडी। इसको 3 की आवश्यकता है, तो ये किसी एक से 2 लेगा और इस वाले से 1 लेगा। ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा ख्याल कि इससे क्यों नहीं लिया,
तो भैया इसको इसने दिए 2 थे और ले के एक नहीं सकता है, एक कैसे ले लेगा, है ना। आप ही समझिए, आप किसी को 200 रुपये उधार दीजिए और उससे 100 रुपये बदले में ले लीजिए, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा ना। आप ले सकते हैं कि रोज़ उसको 200 रुपये दें और बदले में उससे 100 रुपये ले, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये क्या करेगा, 2-2 की यहाँ साझेदारी, एक की, और इसको सिर्फ दे देगा, उधार कर देगा इसके साथ। तो ये बनेगा H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और इस वाले O के साथ तीर बन जाएगा, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, उपसह संयोजी बंध कहते हैं। ऐसे में क्या कहेंगे इसको? उपसह संयोजी बंध कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ तक होने के बाद में इसको हम साफ करते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपका टॉपिक तैयार हो रहा है, तो भैया एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। आप लोग बड़े कंजूस हो, इतनी कंजूसी करके क्या करोगे यार, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए, खैर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। इतना होने के बाद अब हम इसी से रिलेटेड टॉपिक यानी उपसह संयोजकता, उपसह संयोजकता कोऑर्डिनेट वैलेंस तो इसकी संयोजकता की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि उपसह संयोजी बंध बनाने में, उपसह संयोजी बंध बनाने में, ठीक है ना, उपसह संयोजी बंध बनाने में दाता द्वारा ग्राही को दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्राही को दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपसह संयोजी बंध बनाने में उपसह संयोजी बंध बनाने में दाता द्वारा ग्राही को दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उपसह संयोजकता कहलाती है। संख्या ही उपसह संयोजकता कहलाती है, ठीक है ना। उपसह संयोजी बंध बनाने में दाता द्वारा ग्राही को दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उपसह संयोजकता कहलाती है। वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 साझे यानी संयोजकता 2 हो जाएगी, 4 दे रहा है तो 4 हो जाएगी, ठीक है ना। इसे कहते हैं उपसह संयोजकता, ठीक है। अब अगली हेडिंग हमारी चालू होती है, वो ये है कि उपसह संयोजी यौगिकों के लक्षण, ठीक है। नंबर 1 पर चलते हैं कि उपसह संयोजी यौगिकों के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, किन से पहचान लेंगे कि ये उपसह संयोजी कंपाउंड है। नंबर 1 है कि
ये यौगिक ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में ठीक है ना, ये यौगिक ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस में भी मिलेंगे, द्रव अवस्था में भी मिलेंगे और गैस अवस्था में भी मिलेंगे। तो ये यौगिक ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नंबर 2 है आपका 2, 3, 4, 5 है ना। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि ये यौगिक ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नंबर 2 पर कहते हैं कि इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होते हैं। यानी सबसे ज्यादा गलनांक क्वथनांक होता है वैद्युत संयोजी का, उसके बाद सहसंयोजी का, और इनके जो है वो बहुत ही कम होते हैं गलनांक और क्वथनांक। ठीक है ना, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। ठीक, नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 है जो आपका, वो क्या है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? धारा का प्रवाह केवल आयनिक यौगिकों में होता है, जहां पर आयन बनते हैं। जहां पर आयन नहीं बनेंगे वहां पर धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, नंबर 4 पर है ये यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समावयवता क्या होती है हम आपको बता चुके हैं। एक ही अर्थसूत्र को कई रूपों में प्रदर्शित करना, वो हमारी समावयवता कहलाती है। ठीक है, नंबर 5 पर है ये यौगिक आयनित नहीं होती। ये यौगिक आयनित नहीं होते, अर्थात आयनों में नहीं टूटते। ठीक है ना, आयनित नहीं होते अर्थात इनमें आयन नहीं बनते हैं। क्लियर हुई ना। नंबर 6 पर बात करते हैं, ये यौगिक दिशात्मक होते हैं। ये यौगिक दिशात्मक होते हैं। तो इस तरह से आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंप्लीट होगा। ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट वैलेंसी भी हो गई, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के कैरेक्टर्स भी हो गए, है ना। तो भैया इस तरह से मैंने आपको 3 प्रकार के बॉन्ड पढ़ा दिए, है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ बॉन्ड से संबंधित 1-2 शॉर्ट आंसर हैं जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहसंयोजी है, सहसंयोजी है, फिर भी यह जल में आयनित हो जाता है। क्यों? HCl सहसंयोजी है ना। HCl जो है वो सहसंयोजी यौगिक है,
फिर भी यह जल में आयनित हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सहसंयोजी बंध कभी आयनित नहीं होते, ठीक है ना, सहसंयोजी बंध कभी आयनित नहीं होते। तो हम आंसर में लिखेंगे, क्या होगा हमारा आंसर कि HCl में Cl की विद्युत ऋणात्मकता HCl में Cl की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक होने के कारण साजे का HCl में Cl की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी जो साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म है Cl परमाणु की ओर आकर्षित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म Cl परमाणु की ओर आकर्षित हो जाता है। HCl में Cl की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म Cl परमाणु की ओर आकर्षित हो जाता है, ठीक है ना, अर्थात Cl परमाणु की ओर चला जाता है, जिससे HCl ध्रुवीय हो जाता है। जिससे HCl क्या हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है, ठीक है ना। अब HCl को, यानी जब ध्रुवीय हो जाता है उसके बाद अब HCl को जल में घोलने पर वह आयनित हो जाता है। वह आयनित हो जाता है। अब देखिए कैसे बनता है HCl। H और Cl की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 7। हाइड्रोजन पे 1 होता है। एक इसको मिल जाए, इसका एक स्थायी विन्यास हो जाएगा, एक इसको मिल जाए, स्थायी विन्यास हो जाएगा। अब दोनों ने एक एक की साझेदारी कर ली तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर होना चाहिए, यानी दोनों पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों पार्टनर्स के बीच में हो जाता है। ऐसे मान लीजिए कि आपने किसी अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस किया और प्रॉपर्टी में बिजनेस के साथ 50-50% पैसा लगाया, लेकिन आपका ये वाला दोस्त जो ज़्यादा चालाक है, लालची है, तो इसने क्या किया, इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, यानी ऐसी कंडीशन आ गई। ये चीज है ना। ऐसा करने से क्या हुआ कि Cl ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, अर्थात इसका लालच अधिक है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कैपेसिटी अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में इस पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ऐसी कंडीशन का जो यौगिक है वो ध्रुवीय कहलाता है, ठीक है ना। अब अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो ये बड़ी आसानी से आयनों में टूट जाएगा। इसलिए HCl सहसंयोजी होते हुए भी यह जल में आयनित हो जाता है, ठीक है ना। सहसंयोजी होते हुए भी यह जल में आयनित हो जाता है, अर्थात आयनों में टूट जाता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अब ये आपका प्रश्न हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। हमारा जो अगला प्रश्न है
वो ये है, क्वेश्चन है वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? ठीक है ना। हमारा जो प्रश्न है तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आंसर चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं लिखना। वैद्युत संयोजी यौगिक विपरीत आवेश वाले आयनों से वैद्युत संयोजी यौगिक विपरीत आवेश वाले आयनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। वैद्युत संयोजी यौगिक विपरीत आवेश वाले आयनों से मिलकर बने होते हैं। विपरीत आवेश जिनपे कि प्लस और माइनस, यानी एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस चार्ज से मिलकर भी बने यौगिक होते हैं, जिसके कारण ठीक है ना, इनमें विद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना। विपरीत आवेश वाले आयनों से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण इनमें वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इनमें वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है, जिन्हें तोड़ने के लिए, या यूं कह दें कि इनमें प्रबल आकर्षण होता है। प्लस और माइनस का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी आकर्षण बल बहुत ज्यादा लगता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च या कहने की अधिक होते हैं। ठीक है ना। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि NaCl लिया तो होता क्या है कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा और Cl ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया होगा। अब प्लस और माइनस को तो आप जानते ही हैं कि प्लस और माइनस के बीच जो आकर्षण होता है वो बहुत तीव्र होता है। ठीक है ना। प्लस माइनस को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। इस आकर्षण के कारण इनमें जो वैद्युत बल रेखाएं बनती हैं वो प्रबल होती हैं और उन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक जो हैं वो उच्च होते हैं। ठीक है ना। तो आज के इस टॉपिक में यहीं तक, और मिलते हैं हम लोग
अगले टर्न पर, अगले टॉपिक पे, जो कि आपकी क्लास 11th चल रही है। ठीक है ना, आप घर बैठे फ्री में तैयारी कर सकते हैं, लेकिन भैया इतनी भी कंजूसी या फ्री पर ना दिखाओ जिसमें कि थोड़ा सा आप कमेंट या लाइक ना कर सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।